my dance, make it hurt. Hello, intelligent people. This place is for mathematics at Padle 11th is JEE and NEET. और आई एम योर मैथ्स एजुकेटर नेही जैन. मेरे कॉलेजेस का मतलब मेरे सेकेंड ईयर का आज फर्स्ट डे था. ऑफलाइन नहीं, मतलब ऑनलाइन ही. तो ऑफलाइन तो आई गेस जाने को अब मिल सकता है मुझे, क्योंकि हमको एक गूगल फॉर्म मिला था जिसमें वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी सारी इंक्वायरी करी थी उन्होंने. और कभी पास्ट में कोविड हुआ है या नहीं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी थी उन्होंने. तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ऑल थिंग्स आर रनिंग इन टू माई फेवर, तो इसलिए हो सकता है कि मुझे जाने को मिल जाए. काफ़ी सारे कॉलेजेस खुल चुके हैं, मतलब काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस खुल चुके हैं. जैसे IIT भिलाई खुल चुका है, IIT BHU भी शायद खुलने वाला है, विच इज़ IIT वाराणसी. और ये सारे कॉलेज का तो मुझे अपने फ्रेंड्स की वजह से या फिर लोगों की इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखने की वजह से पता है. तो और बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे खुल चुके हैं, खुलने की प्लानिंग भी हो रही है. बट वी ऑल अवेट द थर्ड वेव, मतलब वी डोंट अवेट द थर्ड वेव, बट वो कितना डिफ़िकल्ट टाइम होगा उस पर डिपेंड करता है कि अब हमको कॉलेजेस जाने को मिलता है या नहीं मिलता है. बट हियर आई एम इन द सेकेंड ईयर इन द थर्ड सेमेस्टर ऑफ IIT DM जबलपुर डूइंग BTech इन CS. तो मैं कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर से. और ये हो गया मेरा पूरा सीन. आप लोग भी आई गेस सेफ होंगे, हेल्दी होंगे. और हम लोग यहाँ पर सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ चैप्टर कंटिन्यू करने वाले थे. सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ चैप्टर हम लोग देख रहे थे, जो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. हमारी मैथ्स की जर्नी में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, या फिर आप कहिए कि हमें साथ में पढ़ते पढ़ते अब काफ़ी टाइम हो चुका है. जो हमने गेम चालू किया था वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है. वी हैव लेवल अप अ लॉट. सो लेवल्ड अप whatever a lot. So I hope कि आप लोगों को हमारे एफर्ट्स अब दिखते होंगे, कैसे हम कॉलेजेस के साथ सब कुछ मैनेज कर रहे थे. जैसे अभी तक तो मेरा एंड सेम के बाद से थोड़ा सा एक सेमेस्टर ब्रेक मिला था. सेमेस्टर्स छोटे कर दिए गए हैं कोविड की वजह से. जो JEE पोस्टपोन हो गई थी, तो अब कॉलेज वालों को इतना टाइम मिला नहीं, तो उन्होंने सेमेस्टर बहुत छोटे छोटे कर दिए थे हमारे, और छुट्टियाँ सारी खाली थी हमारी. तो हमें सेमेस्टर ब्रेक भी बहुत छोटा सा मिला, और अब वो भी ख़त्म हो चुका है. तो आई होप कि बहुत सारे असाइनमेंट्स ना हो, और हम इतनी ही स्मूथली बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार मिलते रह सकें, और सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ईज़ के साथ ख़त्म कर सकें. क्योंकि आई इन्जॉय दिस अ लॉट. आई इन्जॉय टीचिंग यू ऑल, आई इन्जॉय डिस्कसिंग इट विथ यू ऑल, आई इन्जॉय मेकिंग टेस्ट पेपर्स एंड पुटिंग लेक्चर्स, टॉकिंग अबाउट माई JEE टाइम्स विथ यू ऑल. मुझे क्या क्या बाद में पता चला, क्या क्या सीखने को मिला, वो वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है. और जब मैं कभी क्लास के पहले, मतलब रिकॉर्ड करने के पहले, पूरे सेटअप के पहले खुद सॉल्व कर रही होती हूँ, और मुझसे कोई गलती हो जाती है और मुझे लगता है कि हाँ, ये गलती तो मैंने तब भी करी थी, ये गलती आप लोग भी करेंगे शायद, तो फिर उसे उस तरीके से समझाना, उस तरीके से बताना, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो मैं काफ़ी इन्जॉय करती हूँ. एंड वी होप एंड वी विश ऑल द लक टू आवर जर्नी टुगेदर. Now let's come back to the main point, which is sequences and series. हमने अभी तक 2 लेक्चर्स देखे हैं. ये एक नया तरीका है जो मैं यूज़ कर रही हूँ. आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हाउ डू यू थिंक इट इज़ टर्निंग अप. जो हमने पहला लेक्चर किया था वो किया था सिर्फ थियोरेटिकल लेक्चर NCERT का, मतलब NCERT की थ्योरी हमने हमारे पहले लेक्चर में कवर करी थी. सेकेंड लेक्चर हमने फुल टू प्रैक्टिस की थी NCERT की, मतलब NCERT लेवल की प्रैक्टिस हमने हमारे सेकेंड लेक्चर में काफ़ी सारी कर ली थी. अब जो मैं अपना थर्ड लेक्चर लेकर आई हूँ, मतलब थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर, ये मैं जो मेरे JEE के इधर आपको खुले हुए दिख भी रहे होंगे. सो इधर मैंने बुक मार्क्स भी लगाए हैं बहुत सारे, विच इज़ कि मुझे ये पॉइंट्स तो मिस नहीं ही करने हैं, और ये पॉइंट्स मुझे जैसे सर ने बताए थे वैसे के वैसे डिलीवर करने हैं. तो इसलिए मैंने कहीं नोट डाउन भी नहीं किए, बस ये नोटबुक ही अपने सामने खोल के रखी है कि ये ऐसे कैसे मुझे लिखना है, बस ऐसे कैसे समझाना है मुझे. और
तो मेरा पॉइंट यह है कि आज हम जेई लेवल ऑफ प्रैक्टिस करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ की, और हो सकता है इसमें हम 2 लेक्चर्स ले लें, क्योंकि काफ़ी अच्छे से अगर आपकी थ्योरी बिल्डअप हो जाती है, एक बार आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान होता है। और हाँ, ये चैप्टर पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगी कि किस टॉपिक पे मतलब ब्रेकअप कैसा होता है क्वेश्चंस का, किस टॉपिक पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे थोड़े से कम पूछे जाते हैं। तो वो सब हम समझ लेंगे। और फिर जो एकदम हाई क्लास ऑफ प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, वो भी इन्हीं नोट्स के थ्रू कर लेंगे, और जो अच्छे पास्ट ईयर पेपर्स होंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो मैं कवर करवा दूंगी बहुत अच्छे से इस लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर्स में। सो आज तो हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, हम जेई लेवल ऑफ थ्योरी से स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ बिट ऊपर की थ्योरी। हमने एनसीईआरटी को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज तक अब आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करी होगी। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करी और वीडियो सोल्यूशन देख लिया है तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। मैं बहुत सी बार टेस्ट सीरीज़ में से क्वेश्चंस डालती हूँ जो अभी तक बहुत नोन प्रोफाइल ना रही हो, लेकिन वो मैं इसीलिए डालती हूँ ताकि आप लोग एक बार खुद से उसे थॉट दे सकें, आप लोग समझ सकें कि वो क्वेश्चंस कैसे होते होंगे, वो क्वेश्चंस कैसे बने होंगे, और फिर जब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो वो ऐसे मतलब चमके कि ओ हाँ, या फिर जिन्होंने उसे अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा उन्हें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिन्होंने नहीं किया होगा उन्हें पता चल जाए कि मेरे तरीके में क्या गलती थी। इसलिए यू विल ऑलवेज फाइंड सम क्वेश्चंस जो या तो आपका मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहना चाहिए, बट अगर आप उसे वो कहना पसंद कर रहे हैं तो लेट इट बी दैट इट इज़ व्हाट इट इज़, बट वो आप लोगों की ग्रोथ के लिए मैंने फ्रेम किए थे। ओके, सो आई होप कि आपने पढ़ले.in को इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो पढ़ले से आप कनेक्टेड होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस असाइड बट मतलब इंस्टाग्राम पेज पे काफ़ी सारे अपडेट्स आ जाते हैं, अनाउंसमेंट्स आ जाते हैं जो आप अदरवाइज मिस कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो इंस्टाग्राम चालू करिए, इट इज़ वेल एंड गुड इफ़ यू आर डूइंग वेल, बट अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो पढ़ले.in को फॉलो कर लीजिए। पढ़ले.in से जो भी आपको जैसे अभी हम टेस्ट सीरीज़ में कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, कुछ अपडेट्स लाने वाले हैं, तो वो आपको इस चैनल पे और हम सब की वीडियोज़ में और इंस्टाग्राम पेज पे बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसकी हर बार बात होती रहती है, वो भी एक्टिव होने वाला है और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इट इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस डाउट्स, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में हुआ करता था। तो हम लोग डाउट्स बता देंगे, आप लोग एक दूसरे के आपस में डाउट सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज प्लेटफॉर्म, तो आप उस पर मिस आउट ना करें। इसलिए जो डिस्क्रिप्शन है उधर आप टेलीग्राम के ग्रुप की जो लिंक है वो देख लीजिए, उधर आप ज्वाइन हो जाइए, एंड इट इज़ अ मस्ट। नाउ फॉर द बेस्ट मटेरियल, यू नो दैट वी सर्व ऑल आर जो भी हमारे नोट्स हैं जिन्हें हम रेफ़र कर रहे हैं या जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, जो भी हमारे पास बेस्ट ऑफ आर चीज़ें हैं वो हम वेबसाइट पर डाल ही देते हैं। हो सकता है थोड़ा सा लैग आ जाए कभी नोट्स डालने में, तो यू डोंट नीड टू लाइक राइट इन द कमेंट सेक्शन कि नोट्स नहीं आए भैया, नोट्स नहीं आए भैया। तो नोट्स आ जाएंगे, नोट्स सब के आ जाएंगे। थोड़ा सा वर्किंग होती है इधर चैनल के पीछे, एंड इट इज़ अ ह्यूज प्रोसेस गोइंग ऑन, सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स, यू विल गेट ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर योर प्रेपरेशन। नाउ यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़, DPP, नोट्स वगैरह जैसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विदाउट फेल, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। इट वुड बी अ ह्यूज ग्रोथ फॉर अस एंड वी वुड ब्रिंग अप ग्रेटर तो नहीं, मतलब ग्रेट बेटर थिंग्स फॉर यू ऑल। So we are working here for you all, and it has been a while since we are in this journey together, and we'll complete it together and successfully. So
लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। यहाँ पे जो सीक्वेंस वाली सब हेडिंग थी वो तो बस एक छोटा सा डेफिनेशन था कि सीक्वेंस क्या होता है। फिर हमने देखा था AP विच इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने देखा था GP विच इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमने देखा था स्पेशल सीरीज़ जिसे मैं AGP कह सकती हूँ, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। जो स्पेशल सीरीज़ होती है ये ना AP होती है ना GP होती है, कुछ तो मिला के हो जाता है। और हम हर स्पेशल सीरीज़ के टाइप, अब आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं जिससे हमारी स्पेशल सीरीज़ ग्रो हो रही होगी। मतलब हम किसी भी तरह की सीरीज़ फ्रेम कर सकते हैं। दैट डज़ नॉट मीन कि हम हर सीरीज़ को स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो और ऐसी नाना प्रकार की चीज़ें हम उन सब के लिए समझ पाएँ, डिराइव कर पाएँ। इसलिए स्पेशल सीरीज़ को सॉल्व करने के कुछ तरीके बनाए गए हैं। उनमें से जो एक तरीका है कुछ सीरीज़ याद करने का, कौन सी सीरीज़, एक था समेशन ऑफ n, एक था समेशन ऑफ n स्क्वायर, एक था समेशन ऑफ n क्यूब। ये जो 3 सीरीज़ थी, ये 3 सीरीज़ याद करके हमने स्पेशल सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं और टेस्ट में भी सॉल्व किए हैं। एंड नाउ स्पेशल सीरीज़ इज़ द पार्ट जहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे फ्रेम हो सकते हैं। जेईई मेंस लेवल, जेईई एडवांस लेवल और बहुत अच्छे क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, मतलब अगर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पेशल सीरीज़ वाले पार्ट से पूछा जाएगा। एंड देन वी हैव अनदर सब हेडिंग इन दिस चैप्टर विच इज़ HP. HP इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉमन नंबर हर टर्म में ऐड होते जाता है, एक कॉमन डिफरेंस हर टर्म में ऐड होते जाता है। वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक कॉमन फैक्टर हर टर्म में मल्टीप्लाई होते जाता है। तो ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये क्या है, ये इतनी डिफ़िकल्ट है क्या, या फिर इसमें कोई अलग ही कंसेप्ट लग रहा है क्या, वो सब अब हम समझेंगे इस क्लास में। तो इस क्लास में सबसे पहले हम AP के कुछ पॉइंट्स जो अभी प्रीवियस क्लासेस तक कवर नहीं हुए होंगे या NCERT की जो समरी लिखी गई है नीले डब्बे में आखिरी में उसमें नहीं होंगे, GP के भी वैसे ही कुछ पॉइंट्स। तो पहले AP फिर GP, फिर आज हम HP पूरा का पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन इफ़ वी वुड हैव टाइम लेफ्ट या फिर मतलब स्पेशल सीरीज़ जो पूरी स्पेशल सीरीज़ है इसका एक तरीका तो हमें पता है, हमने 2-3 सीरीज़ याद कर ली थी। इसके 2 और तरीके होते हैं एक स्पेशल सीरीज़ को सॉल्व करने के। तो वो स्पेशल सीरीज़ को सॉल्व करने के 2 और कौन से तरीके होते हैं, और स्पेशल सीरीज़ को सॉल्व करने के और जो भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं और स्पेशल सीरीज़ में और जो भी बहुत हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिस की हमको ज़रूरत है वो हम हमारी अगली क्लास में कवर कर लेंगे. So without fail we're gonna complete our special series in our next class. Today we have AP, GP and HP with us. Let's start with arithmetic progressions. तो AP में हमको कौन सी बातें पता है सबसे पहले तो हम ये देखते हैं. हमें ये पता है कि फर्स्ट टर्म होता है A, कॉमन डिफरेंस होता है D, जनरल टर्म होता है A प्लस n-1D, जहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n है. फिर हमें क्या पता है कि जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो होता है n/2 इंटू A प्लस L. अब सम ऑफ n टर्म्स और जनरल टर्म्स से मुझे एक कॉमन ऑब्जर्वेशन याद आ रहा है कि जो मेरा जनरल टर्म है उसे मैं लिख सकती हूँ सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स. मतलब आप ये देखिए कि s ऑफ n मतलब क्या है, s ऑफ n मतलब कुछ टर्म्स का सम है, n टर्म्स का सम है. और s ऑफ n-1 क्या है, s ऑफ n-1 है n-1 टर्म्स का सम. तो अगर मैं n टर्म्स के सम में से एक कम टर्म कर दिया जाए और उसके सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या बचेगा, तो मेरे पास जो nth टर्म है वो बच जाएगा. तो ये बहुत कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, इसे डायरेक्टली कई बार कई क्वेश्चंस में यूज़ कर लिया जाता है. अगर आपको बस Sn दे दिया जाए n के टर्म्स में, समझ लीजिए कि ये है 2n + 1 और आपको बोल दिया जाए कि मुझे चाहिए 35th टर्म, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ 35 टर्म्स माइनस सम ऑफ 34 टर्म्स. इट इज़ एज ईजी एज दैट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ही कहूँगी, ये कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं. वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इनको आप ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये एज अ क्वेश्चन भी कई बार मिलता है, एज अ क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा कि इफ़
m टाइम्स t ऑफ m, मतलब m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। क्या कह रही हूँ मैं? पी क्यू के फॉर्म में देखना है, ए बी के फॉर्म में देखना है, एम एन के फॉर्म में देखना है, वो आपके ऊपर है, पर मैं ये कह रही हूँ कि m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। अगर ये गिवन है, ये क्या नॉलेज है? ये गिवन नॉलेज है, तो फिर देन कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपसे पूछ रहे होंगे कि m प्लस nth टर्म बताइए कितनी होगी। अगर अभी अभी सॉल्व करा है टेस्ट सीरीज वाला वो क्वेश्चन याद है तो इसका आंसर 0 है, बिल्कुल सही। अगर पूछ रहा है कि t ऑफ mnth मतलब mnth टर्म क्या होगी और इसका आंसर 1 आपको याद है तो बिल्कुल सही। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आप बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकते हो या फाइंड भी कर सकते हो, और इन्हें एज क्वेश्चंस कई बार यूज़ किया जाता है बेसिक में, मतलब एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस है। बट ये जो इतनी सी बात है ना, ये दिमाग के किसी कोने में हम याद रख सकते हैं या फिर हमारे नोट्स में हम ऐड कर सकते हैं, और बस ऐड कर सकते हैं। ऐसे जोर नहीं देना है कि ये तो याद हो ही जाना चाहिए, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हम याद रख ही सकते हैं कि थोड़ा सा जनरलाइज्ड है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे प्रूफ दैट के क्वेश्चंस होते हैं, सबको एज आइडेंटिटीज हमको याद रखना है क्या? नहीं ना, हमको ये वाला याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा जनरलाइज्ड है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्वियस है, इसीलिए। ठीक है, तो अब हमने 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस टाइप की चीज़ें देख ली। अब मैं आती हूँ इस पे, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर मुझसे ऐसा कुछ पूछा गया है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, मैं मान लेती हूँ n नेचुरल नंबर्स तक की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, बिल्कुल सही। ये है समेशन n, और समेशन n कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2। अब इसे हम, मैंने कहा था मैथमेटिकल इंडक्शन से वो तीनों के तीनों सीरीज डिराइव होती है, बट ये तो सिंपल एपी ही है ना। इसका कॉमन, इसका फर्स्ट टर्म है 1, इसका कॉमन डिफरेंस है 1, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं n। ये तीनों जब मैं यूज़ करूँगी और मैं सम निकालूंगी तो मुझे यही तो मिलेगा, सम। तो दिस इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं कहती हूँ सम ऑफ ऑल odd natural numbers, sum of all odd natural numbers, मतलब what numbers am I talking about? 1 3 5 7 से लेके 2n-1 तक। तो ये सम कितना होगा? इधर मेरा a है 1, इधर मेरा d है 2, और इधर मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इधर मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2n-1। नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, ये तो लास्ट टर्म था 2n-1। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूँ तो मेरा आंसर आता है n²। तो इसका सम जब हम करेंगे तो मुझे n² मिलेगा, जिससे ऊपर n इंटू n प्लस 1/2 मिला था। एंड सिमिलरली नाउ यू नो व्हाट एम आई गोइंग टू ब्रिंग अप नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, which is 2 4 6 8। ये कितना होता है? ये होता है n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे भी मैं वही AP का नॉलेज यूज़ करने वाली हूँ। a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू n। सम निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट आप इन्हें याद रख सकते हैं, या फिर जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप AP यूज़ करके इन्हें निकाल सकते हैं। तो इसे नोट डाउन तो ज़रूर कर लीजिएगा। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स इज n², एंड सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1। तो ये कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है जिसे हम AP मतलब AP का सम वाला फॉर्मूला लगा के बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ अरिथमेटिक मीन वाले टॉपिक पे। इसके बाद हमने वही पढ़ा था। तो अरिथमेटिक मीन में मुझे D इज इक्वल टू b माइनस से अपॉन n प्लस 1, ये बहुत अच्छे से याद है। अब nth अरिथमेटिक मीन जो मेरा था वो होता था a प्लस n टाइम्स b माइनस से अपॉन n प्लस 1, ये भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। मेरा
और क्या याद होना चाहिए था, हाँ, तो ये दो चीज़ें, ये दो फॉर्मूले हमने अभी तक यूज़ किए थे। बट अब मैं ये बता रही हूँ कि सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स कितना होगा। मतलब मैं कह रही हूँ कि समेशन A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 से लेके AN तक अगर हम जा रहे हैं तो हमारा सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम कितना होगा, वो होगा n टाइम्स B प्लस A/2। ठीक है, अगर एक अरिथमेटिक मीन होता तो ये आता हमारा अरिथमेटिक मीन। अब अगर n अरिथमेटिक मीन्स हैं और सबको जोड़ेंगे तो बस n टाइम्स एक अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू होती है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिल जाएगा सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है। अब आप लोग इसे फिर से एपी के फॉर्मूले, मतलब एपी के सम वाले फॉर्मूले में डाल के डिराइव करोगे एग्जाम के बीच में, उससे अच्छा ये होगा अगर आपको ये कहीं किसी कोने में याद रह जाए और आप डायरेक्टली ऑप्शन मार्क कर पाओ। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें याद रखने से फ़ायदा हो सकता है, ना याद होने से नुकसान कुछ नहीं होगा, याद होने से फ़ायदा हो सकता है। चलो, तो अब मैं बताती हूँ ऐसी ही जीपी की चीज़ें। एपी की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने याद करी थी, याद है? तो एपी की वो प्रॉपर्टीज़ में हमने प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं कॉमन नंबर को, ये हमने सीखा था। अब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर दो एपी है ना, एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दूसरी है 2 4 6 8 10 12 14, तो मैं इन दोनों एपीज को अगर आपस में ऐड कर देती हूँ, मतलब फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म ऐड, सेकंड टर्म से सेकंड टर्म ऐड, ऐसे ऐड करती हूँ तो भी रिजल्टेंट प्रोग्रेशन, रिजल्टेंट सीक्वेंस एक एपी ही रहेगी। और अगर मैं दोनों को एक दूसरे से ना सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, मतलब फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से थर्ड टर्म, मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म्स, रिस्पेक्टिव टर्म्स, तो भी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस रहेगी वो एपी ही रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी एपी की जो आप समझ सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, लिखना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपने को क्या क्या पता है? पहला टर्म अपना a है, कॉमन रेशियो अपना r है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने n है, सम अपना जनरल टर्म क्या है, a r की पावर n-1। हमें सम के बारे में पता है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a इंटू 1 की पावर 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। या फिर इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r माइनस 1, है ना। तो अब यहाँ पे जो मेरा r है वो रियल नंबर लाइन पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पर क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 1 होगा मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, मेरा जो पूरा सम है वो एक नॉन एग्जिस्टेंट क्वांटिटी बन जाएगी, और ये तो हम होने नहीं दे सकते। और वैसे भी लॉजिकली सोचो ना यार, अगर r हम 1 ले रहे हैं, मतलब हमारी सीरीज़ क्या है, a a a a a a a a a, और इन सबको अगर मैं ऐड कर लेती हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, n टाइम्स a। तो ये तो कोई, अगर 1 होता है हमारा कॉमन रेशो या फिर हमारा कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, तो वो प्रोग्रेशन ही नहीं बची, सस्ते में निपट गए। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो एक सीरीज़ जा रही है हमारी, ये कभी रुके ही ना, मतलब हमें पता ही नहीं है कि ये किस टर्म पे जाके रुक रही है। जैसे हमें यूजुअली पता होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, पर अगर मैं एक ऐसे जीपी की बात कर रही हूँ जहाँ पे ये सीरीज़ रुक ही नहीं रही है, ये सीरीज़ इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये चलते ही चले जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है, 2 की पावर 999, 2 की पावर 100,000, 2 की पावर 20,000, मतलब 2 की पावर इन्फिनिटी तक। वी आर नॉट स्टॉपिंग द सीरीज, वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग द सीरीज। तो फिर हमारा जो सम है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मतलब अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी तक जा रही है तो हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एक शर्त पे कर सकते हैं कि जो कॉमन रेशो है वो अगर -1 से 1 के बीच में है ना, मेरा जो कॉमन रेशो है वो -1 से 1 के बीच में है। -1 से 1 के बीच में होने का मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि जो मेरी
प्रोग्रेशन है वो एक डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है, मतलब प्लस माइनस को आप इग्नोर मारिए। अगर नेगेटिव होता है आर तो अल्टरनेटिव टर्म्स प्लस माइनस होते रहते हैं, पर अगर मैं भी प्लस माइनस को रखती हूँ साइड में, तो जो मेरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो एक डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो सिर्फ इस कंडीशन में मैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकती हूँ, और वो होता है a/1 - r। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि r की पावर n हमारा, इधर देखना चाहिए मुझे, r की पावर n एक टर्म था हमारा। अब जो मेरा r है वो है -1 से 1 की रेंज में, मतलब मेरा r 0 पॉइंट समथिंग होगा, मेरा r 1 से बड़ा नहीं है। अब जब भी हम 1 से किसी छोटे नंबर की पावर बढ़ाए जा रहे हैं, आप हाफ का स्क्वायर करिए 1/4 हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर करिए 1/8 हो जाएगा, 1/8 का स्क्वायर 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, मतलब ये तो छोटा होते जा रहा है। मतलब अगर कोई नंबर 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, मतलब -1 से 1 की रेंज में लाई कर रहा है, और उसकी पावर में बढ़ाती जा रही हूँ, तो वो नंबर छोटा होते जा रहा है, और जब मैं उसकी पावर इनफाइनाइट कर दूँ तो वो नंबर कितना छोटा हो जाएगा? 0 के एकदम करीब आ जाएगा। एग्जैक्टली 0 होगा या नहीं वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, उससे अपने को अभी लेना देना नहीं है, पर वो 0 के कितना ज़्यादा करीब आ जाएगा। छोटा होते एक टाइम तो ऐसा होगा कि वो 0 ही होने वाला होगा। तो जब हम r की पावर इन्फिनिटी रखते हैं, और हमें पता है कि जो r की रेंज है वो -1 से 1 है, तो r की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 को टेंड करती है, 0 को अप्रोच करती है, और 1 - 0 कितना होता है? 1। तो इधर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो a/1/1 - r हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसीलिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a/1 - r। यहाँ से आया ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो बिल्कुल इनफाइनाइट टर्म्स का भी हम सम निकाल सकते हैं, मतलब जब हमको ये भी ना पता हो कि भैया ये सीरीज रुक कहाँ रही है, तब भी हम एक सम निकाल सकते हैं। कैसे? बस एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जो मेरा r है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। ये मैंने बता दिया आपको सम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात। अब मैं आ जाती हूँ फिर से GM के नॉलेज में, मतलब ज्योमेट्रिक मीन के नॉलेज पे। तो ज्योमेट्रिक मीन में हमने कौन सी चीज़ें देखी थी यार? ज्योमेट्रिक मीन में हमने देखा था कि जो कॉमन रेशो होता है वो होता है b/1/n+1 जो मेरा कोई एक जनरल GM होता है वो होता है a/b/a⁴n/n+1। तो ऐसे चलता है मेरा ज्योमेट्रिक मीन का पूरा सिलसिला। पर अब अगर जैसे मैंने सम ऑफ ऑल दी अरिथमेटिक मीन्स देखा, वैसे ही मैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ज्योमेट्रिक मीन्स भी तो देख सकती हूँ, मतलब G1 × G2 × G3 × G4, कहाँ तक? जितने ज्योमेट्रिक मीन्स है वहाँ तक। अगर मैं ये पूरा प्रोडक्ट देखती हूँ, अब आपको इतना तो पता है ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, डिस्क्लेमर, टोटली एक्स्ट्रा नॉलेज, बाद में तो ज़रूर काम आएगा ही सही, पर अभी के लिए ये सीक्वेंस एंड सीरीज़, मतलब चलो सुन लो यार। ये होता है समेशन, मतलब इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा उसे हम ऐड करेंगे। वैसे ही ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है, इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे आप पाई कहो या जो भी कहो, ये होता, मतलब पाई मत कहना इसे, ये कांस्टेंट नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ G। ये कहाँ से जा रहा है? ये 1 से लेके n तक जा रहा है, मतलब दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ज्योमेट्रिक मीन्स। तो ये कितना होता है? √AB⁴n। जैसे मेरा सम ऑफ ऑल दी अरिथमेटिक मीन्स कितना था? a+b/2 × n था ना, मतलब एक अरिथमेटिक मीन होता तो ये वैल्यू होती, एक ज्योमेट्रिक मीन होता तो ये वैल्यू होती। अब अरिथमेटिक मीन में हम ऐड कर रहे थे इसलिए n टाइम्स a+b/2 कर दिया, और ज्योमेट्रिक मीन्स में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए n मतलब √AB⁴n कर दिया। तो बस
ये दो इम्पॉर्टेंट तरीके यहाँ पे, एक तो मैंने आपको ये जो सिंबल्स हैं ये बता दिए, और दूसरा मैंने आपको ये रियलाइज़ करवा दिया कि इधर पावर n हो जाता है और इधर इनटू n हो जाता है। बस कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकें, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम हमारा जो AP वाला टॉपिक है, GP वाला टॉपिक है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर क्वाइट अ मैनी गुड लेवल क्वेश्चंस, क्वाइट अ मैनी एडवांस लेवल या फिर मेंस लेवल क्वेश्चंस ऑन दीज टू टॉपिक्स, फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स। पर अभी के लिए ना मैं ये थ्योरी कंप्लीट कर लेती हूँ, HP क्या होता है आपको वो बता देती हूँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्पेशल सीरीज़ करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, और उधर ना AP को छोड़ेंगे, ना GP को छोड़ेंगे, ना HP को छोड़ेंगे, और स्पेशल सीरीज़ के क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन which is HP। चलो, तो ये कौन सा नया कैरेक्टर है अभी समझते हैं। HP क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ AP। रेसिप्रोकल ऑफ AP गिव्स HP। अब मतलब मेरी AP कैसी चलती है? AP में मान लेती हूँ अपनी A प्लस D, A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। तो मेरा HP क्या होगा? मेरी HP होगी 1/A, 1/A प्लस D, 1/A प्लस, इधर प्लस का साइन लगा दिया मैंने, A प्लस 2D, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, HP बस AP का रेसिप्रोकल है। तो HP का एक एग्जाम्पल क्या होगा? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। क्यों है ये HP का एग्जाम्पल? क्योंकि 2, 4, 6, 8 ये है AP, हेंस ये है HP। ठीक है, बात समझ आई? AP और HP एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं और कुछ भी नहीं। मतलब आप AP का उल्टा करके HP बना दीजिए या HP का उल्टा करके AP बना दीजिए, बस वही है हमारा HP। चलिए, तो अब सबसे अच्छी बात है ना, सबसे खुशी की बात, मैं रेड पेन में लिखूंगी ये कि देयर आर नो जनरल फॉर्मूले for HP. We reciprocal the terms and use the formulae of AP। बस मतलब हम हमारी HP क्या लिखेंगे? हमारी HP है 1/A, 1/A प्लस D, 1/A प्लस 2D। तो इधर भले ही मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो A ना होने की जगह 1/A है ना, या फिर मेरा जो कॉमन डिफरेंस है, अब खैर इधर कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप सारे टर्म्स को पलट दीजिए, अपनी AP बना लीजिए, AP को सॉल्व कर लीजिए, जो जनरल टर्म आएगा AP का उसका उल्टा कर दीजिए, आपको जनरल टर्म मिल जाएगा HP का। या फिर अगर मुझसे पूछा जाए कि 10th टर्म बताओ, और AP मुझे दे रखी है 3, 7, 11, 15, और इसका 10th टर्म पूछा है ना, मतलब ये एक HP दे रखी है मुझे और इसका HP में 10th टर्म पूछा है। तो ये तो भाई मुझे दिख रहा है इसका रेसिप्रोकल करने से AP बन रही है। AP कौन सी बन रही है? जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और मुझसे क्या पूछा है? 10th टर्म। तो बस अब मुझे क्या निकालना है? 3 + 36 विच इज़ 39। तो मेरा आंसर 39 होगा या 1/39 होगा? 1/39 होगा, क्योंकि हमने सॉल्व AP के लिए किया है, हमको आंसर HP के लिए देना है, तो पलट के दे दो आप आंसर। तो ऐसे तो आ गया हमारा जनरल टर्म। अब मैं बात करती हूँ सम की। अब सम ऐसे हो सकता है क्या? 2 और 3 के सम को अगर मैं
रेसिप्रोकल कर दूँ तो क्या 1/2 + 1/3 मिलता है मुझे? नहीं ना। ये कितना होता है 5/6 और ये कितना होगा 1/5। ये तो कतई इक्वल नहीं है। तो मुझे सम में क्या कुछ दिमाग लगाना है, सम कैसे निकालना है, वो सारी बातें अब हम आगे समझते हैं। उससे पहले अब HP पे आए हैं तो HP के कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन, इन HP जो मेरा 8th टर्म है वो कह रहे हैं 1/2 है, और जो मेरा 14th टर्म है वो कह रहे हैं 1/3 है। तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जो 20th टर्म है वो बता दो। सीधा सरल क्वेश्चन है। क्या करना है? 8th टर्म 1/2 है, मतलब इन AP, अब मैंने पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया AP में। इन AP मेरा जो 8th टर्म है वो 2 होगा और मेरा जो 14th टर्म है वो 3 होगा। चलो फटाफट, तो हमारा A + 7D 2 के बराबर है, A + 13D 3 के बराबर है, मतलब हमारा D कितना है 1/6, और हमारा D 1/6 है, तो हमारा A कितना है 5/6। बस अब इन दोनों नॉलेज को यूज़ करते हुए हम AP का जो हमारा 20th टर्म है वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/6 + 19/6, मतलब 24/6। तो 24/6 होता है 4। तो ये 20th टर्म ऑफ AP इज़ 4, लेकिन अभी मेरा आंसर तो GP के हिसाब से HP के हिसाब से जाएगा ना। तो इन HP 20th टर्म इज़ 1/4। बस ऐसे होते हैं HP के क्वेश्चन सॉल्व। इतना सरल है। HP तो कुछ भी नहीं था, मतलब HP क्यों बनाया पता नहीं, पर ऐसे होते हैं HP के क्वेश्चन सॉल्व। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि इन HP इफ T of M is equal to N and T of N is equal to M, then find T of P। ठीक है, तो अब मैं इसको AP में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो मैं इन AP के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ कि A + M - 1 D is equal to 1/n और A + n - 1 D is equal to 1/m। यही तो समझ आता है मुझे इन दोनों गिवन चीज़ों से। तो इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो M - n D is equal to M - n/mn, मतलब जो मेरा D है वो 1/mn है, और जो मेरा T of P है वो है A + P - 1 D। तो इधर से मैं A जब निकालूंगी तो वो मुझे मिलेगा mn, 1/mn। तो मेरा A भी 1/mn है, D भी 1/mn है। So T of P is 1/mn plus P minus 1/mn। तो T of P कितना हो जाता है? T of P हो जाता है P/mn। तो ये T of P AP का है। अगर मैं HP का देखूं तो T of P है mn/P। ठीक है, तो ये आ गया मेरा HP के लिए आंसर। एक और अच्छा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। तो बोला गया है इन HP, हाँ भाई इन HP, थर्ड टर्म इज़ 1/3, सिक्स्थ टर्म इज़ 1/5 एंड द nth टर्म इज़ 3/203। कौन सरल, मतलब और क्या क्वेश्चन होगा एंड ढूंढने के अलावा, और क्या ही बोल सकते हैं अपने को। तो मैं फिर से मैं आंसर करूँगी इन AP के लिए, और मेरा A + 2D है 3, मेरा A + 5D है 5। इसको सॉल्व करते हुए मुझे D मिल जाएगा 2/3 और A मिल जाएगा 5/3। अब इन दोनों नॉलेज को यूज़ करते हुए मैं TN को लिखूँगी कि TN मेरा क्या है। तो 203/3 is equal to 5/3 plus n minus 1 into 2/3। 3 3 3 उड़ाओ। तो अब 203 minus 5 198/2 is equal to n minus 1। तो भाई इधर n कितना होगा मेरा 99 + 1, तो 99 + 1 होता है 100। तो मेरा आंसर है 100। हो गया मेरा HP का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने HP के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो मैंने तो सही से कर लिए।
आपने भी सही से कर लिए होंगे। और अब मैं आती हूँ कि 3 नंबर हैं ए बी सी एच पी में। तो हमको ये तो पता है कि 1/a 1/b 1/c हैं ए पी में। इसका मतलब 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। इसका मतलब 2ac इज इक्वल टू a प्लस c, 2ac/b इज इक्वल टू a प्लस c। इसका मतलब b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। ये मिल गया मुझे एक जनरल रिलेशन जब 3 नंबर दिए हुए हों HP में। मतलब देखो, इफ A B C R in, है ना। अब मैं क्या बना देती हूँ, अपने 3 केसेस बना लेती हूँ मैं। मेरा पहला केस है कि ये है एक AP में, मेरा दूसरा केस कहता है कि ये है एक GP में, मेरा तीसरा केस कहता है कि ये है एक HP में। मतलब अब ABC काय में है, AP में, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। अगर वो GP में है तो B इज इक्वल टू रूट AC, और अगर वो HP में है तो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। इधर भी मुझे 2 को हटा देना चाहिए यहाँ से और इधर ही नीचे लिखना चाहिए। मतलब ये 3 रिलेशंस हैं 3 प्रोग्रेशंस के लिए जो हमको 11th स्टैंडर्ड में आनी चाहिए। AP की बात हो रही है तो B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2, GP की बात हो रही है तो B इज इक्वल टू रूट AC, और HP की बात हो रही है तो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। अब मैं ना एक और रिलेशन बताने वाली हूँ जो बहुत काम आता है, बहुत काम आ जाता है, और ये बिल्कुल JEE लेवल ऑफ टॉपिक है कि अगर हम ना तीनों में एक चीज़ देखने वाले हैं, A माइनस बी अपॉन B माइनस सी। मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है और इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है उसको आप कर दो डिवाइड तीनों जगह पे। मतलब आपको सीरीज़ पता ही नहीं है कौन सी सीरीज़ है तो भी आप A माइनस बी अपॉन B माइनस सी लगा दो, और इसका जो आंसर आएगा ना उससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सी सीरीज़ है। अगर आंसर A/A आता है मतलब कि 1, मतलब AP के केस में तो A माइनस बी इज इक्वल टू B माइनस सी, ये तो एक नियम ही होता है, यहीं से तो हमने AP बनाई थी। तो अगर आंसर आ रहा है A/A तो ये है एक AP। अगर आंसर आ रहा है A/B तो ये है एक GP, और अगर आंसर आ रहा है A/C तो ये है एक HP। ठीक है, मतलब ये जो 3 रिलेशंस है ना जिसमें इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला है, इससे हम कभी भी कोई भी गिवन सीरीज क्या है ये बता सकते हैं। मतलब अगर आपको 2 4 6 8 दिया है तो कोई भी बता सकता है कि ये AP है, GP है कि HP है। पर मैं कह रही हूँ कि हमको दिया हुआ है XYZ या ऐसी चीज़ें दी हुई है, मतलब हम सब कुछ वेरिएबल में चल रहे हैं, तो फिर ये वाले जो रिलेशन है ना ये बहुत काम आते हैं। तो AP, GP और HP को साथ में देखते हुए वी नो कि दिस एंड दिस वर द बेसिक थिंग्स जहाँ से हमने पढ़ना चालू किया था। बट ये रिलेशन मैंने आपको अभी अभी बताए हैं, जो अच्छे से लिख लेना, मतलब बहुत हाईलाइट करके लिख लेना। ये बहुत सारी जगह पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छे क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारी जगह पे यूज़ आते हैं। तो अब हमने HP में जो कॉमन टर्म है वो देख लिया, जो जनरल टर्म है वो देख लिया, HP का रिलेशन डिराइव कर लिया। तो अब HP में कौन सा वाला पार्ट बचा है? HP में हार्मोनिक मीन वाला पार्ट बचा है और सम ऑफ एन टर्म्स वाला पार्ट बचा है। तो चलो अब हम वो वाला पार्ट देखते हैं और उधर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो हम अगले क्लास में, मतलब जो हमारा अगले का अगला मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस वाली क्लास होगी उधर देखेंगे। अब अगर A/B 2 नंबर हैं, उसका अरिथमेटिक मीन होता था A प्लस B बाई 2, तो 1/A 1/B इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? इन दोनों का अरिथमेटिक मीन
तो होगा 1/a+1/b/2। लेकिन इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा? इनका हार्मोनिक मीन होगा 2/1/a+1/b। तो ये डिफरेंस हो जाता है मेरे अरिथमेटिक मीन में और हार्मोनिक मीन में। अब ये गलती हो सकती थी कि अगर हम इधर लिख देते 2/a+b, ये हो सकता था हमारा एक हार्मोनिक मीन, पर हमारा असली में हार्मोनिक मीन है 2/1/a+1/b। ठीक है, तो 2/a+b इज नॉट आर हार्मोनिक मीन, 2/1/a+1/b इज आर हार्मोनिक मीन। ये है सही हार्मोनिक मीन। इसे बहुत अच्छे से समझ लिया जाए कि हार्मोनिक मीन ये सही है, ना कि ये, क्योंकि हमें नंबर्स ये दिए हुए हैं, ना कि ये। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब दो नंबर्स हैं ए बी, उनके बीच का हार्मोनिक मीन क्या होगा? उनके बीच का हार्मोनिक मीन होगा 2/1/a+1/b। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ हार्मोनिक मीन कम्स। अब हमको अगर निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस काय के लिए? n हार्मोनिक मीन्स हैं उसके लिए। मतलब a, h1, h2, h3 से लेके हम जा रहे हैं hn तक, और फिर हमारा नंबर आ रहा है b। मतलब ये क्या है? ये है n हार्मोनिक मीन्स। तो n हार्मोनिक मीन्स में अगर हमको एक कॉमन डिफरेंस निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? अब हम मान लेते हैं इसको AP में। मतलब 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/h3, 1/hn और b, ये बन गई है हमारी AP। अब जब ये हमारी AP बन गई है तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो बहुत इजीली आ जाएगा 1/b - 1/a होल अपॉन n+1। ठीक है, अब ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस काय के लिए? हार्मोनिक मीन्स के लिए। चलो, तो इस बात को आप लोग ध्यान रख लेना कि ये है हार्मोनिक मीन का कॉमन डिफरेंस। वो निकल गया था हमारे दो नंबर का हार्मोनिक मीन। और अगर मुझे एक जनरल हार्मोनिक मीन निकालना है तो वो होता है 1/a+n टाइम्स 1/b - 1/a होल अपॉन n+1। अब देखो ना, एक पते की बात बताती हूँ कि ये वाले जो भी फॉर्मूले हैं ये मुझे भी एक बार देख के लिखने पड़ रहे हैं, है ना। मतलब अब चाहूँ तो मैं एकदम याद करके आ सकती हूँ और फटाफट लिख सकती हूँ, पर मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, मतलब हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले की ज़रूरत कितनी है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हार्मोनिक मीन होता क्या है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पूरी की पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है। इतना सा कंसेप्ट अगर पता होगा तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, कैसे निकलता है, ये आप आराम से क्रैक कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। और बस हार्मोनिक मीन क्या होता है अगर ये पता होगा ना, तो फिर अपने हार्मोनिक मीन वाले क्वेश्चंस तो अगर कभी गलती से आ गए तो हो जाएंगे सॉल्व। इसलिए हार्मोनिक मीन का ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, इसलिए मैंने इसमें से किसी चीज़ को रेड पेन से लिखा भी नहीं है। तो हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले भले ही मैंने इधर लिख दिए हैं, ये भी लिख लो कि सारे के सारे हार्मोनिक मीन का सम क्या होता है। मतलब 1/h1 + 1/h2 + 1/h3 से लेके 1/hn तक की मैं बात कर रही हूँ। तो इनका सम होता है n टाइम्स कॉमन वाला हार्मोनिक मीन। और कॉमन वाला हार्मोनिक मीन मेरा क्या था? वो था मेरा 2/1/a+1/b। तो यहाँ पे ये जो मेरा nth टर्म है ये भी मैं hn नहीं लिख पा रही हूँ, 1/hn लिख रही हूँ। इधर भी मैं जो सम कर रही हूँ ये 1/h का समेशन कर रही हूँ। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ही। इसलिए अगर हम हार्मोनिक मीन के कोई भी फॉर्मूला जनरलाइज करना चाहते हैं या हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कोई भी फॉर्मूला जनरलाइज करना चाहते हैं तो वो रेसिप्रोकल में ना बहुत सारे गंदे टर्म्स ही आएंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सुंदर सा हमें एक फॉर्मूला मिल जाए। इसलिए ये सारी चीज़ें आप डिराइव ज़रूर कर सकते हैं, डिराइव ज़रूर कर लीजिए इस पूरी प्रोसेस से। लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ को याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो आगे अब और कुछ हमारे पास बचा नहीं है हार्मोनिक मीन के कंटेक्स्ट में या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कंटेक्स्ट में। यहाँ पे अब हम स्पेशल सीरीज़ वाले पार्ट पे ही आगे बढ़ेंगे और स्पेशल सीरीज़ क्या होती है उस पे ही आगे जाएंगे। तो अब मैं बस क्या क्या हमने इस चैप्टर में देख लिया वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
ठीक है, तो बस ये है इस पूरे चैप्टर का सार। यहाँ से अगर आपको ये वाली बातें समझ आती है तो आप कोई भी एक डिसेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको अपना ट्राई दे सकते हैं। आप में इतनी समझ है कि आप वो क्या करना है वो अच्छे से समझ जाएं और उस क्वेश्चन पे आप आगे बढ़ सकें। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना काफ़ी है। स्पेशल सीरीज़ को अगर हम अगली क्लास में देखते हैं, अगली क्लास वुड बी सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं प्रोफाइल वाइज मतलब इस तरीके से ये करते हैं, इस तरीके से ये करते हैं, गिनती के 3 तरीके हैं, बहुत अच्छे से, मतलब आप ऐसा समझिए कि पीपीटी बना के लाने वाली हूँ आप सबके लिए, और बहुत स्मूथली हम तरीके समझ जाएंगे कि स्पेशल सीरीज जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हम कैसे रिड्यूस करके चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर एंड टिल देन गुड डे, टेक केयर, पीस आउट। और हाँ, रेफरेंसेस आप सारी कर लीजिए और एनसीईआरटी को आप देख लीजिए। अब हमने नॉलेज वाला पार्ट स्पेशल सीरीज़ के अलावा कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस में बिल्कुल कराऊंगी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, बट आप खुद से अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं, तो उससे आपका ही लेवल ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा इंप्रूव होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। और सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करते रहिएगा। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट कि मैं इधर जो पढ़ा रही हूँ और उस हिसाब से फिर मैं क्वेश्चंस डालती हूँ, मतलब वो दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ दूसरी चीज़ भी करिए। एंड इफ़ यू हैवंट गॉट दैट पैकेज ऑफ अ टेस्ट सीरीज, डू गेट इट एट द अर्लीस्ट। ओके, सो थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।